अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, वो ये है कि हमने बिजनेस परचेज एंड मर्जर जो है वो आज कवर अप करना है। आप नोटबुक निकाल लीजिए, सामने रखिए। ये आपका लास्ट टॉपिक है A2 का। इसके बाद आपका सिर्फ थ्योरी पार्ट रह गया, आपका कोर्स वाइंड अप हो जाएगा इस टॉपिक के बाद। एंड आई हैव अ फर्म बिलीव कि हम ये रमज़ान में ही इसको वाइंड अप कर लेंगे। सो लाइक यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। चले जी, सबसे पहले जो टॉपिक है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, और इस टॉपिक में हमें करना क्या क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं ज़रा। अरीब, क्या मेरी स्क्रीन तुम्हें नज़र आ रही है? यस, डन है। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रीवियसली ना ये टॉपिक ज़रा थोड़ा लाइक डिफरेंट होता था। पहले सेल ऑफ बिजनेस अलग पढ़ाया जाता था और परचेज ऑफ बिजनेस अलग पढ़ाया जाता था, कोर्स में भी अलग था। फिर एक टॉपिक हुआ करता था, उसका नाम था अमलगमेशन, वो भी एक अलग सेपरेट टॉपिक हुआ करता था। तो तीन चीज़ें हुआ करती थी: सेल ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस एंड अमलगमेशन ऑफ बिजनेस। अब कोर्स में जो नया कोर्स है उसमें इसको कंबाइन करके इसका नाम दे दिया गया है बिजनेस परचेज एंड मर्जर। अच्छा, ग्लोबल अकाउंटिंग भी अपडेट हो गई है, उसके लिहाज से भी सर इसके अंदर थोड़े से चेंजेस आ गए हैं। और प्लस इस टॉपिक को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो जितनी रिस्ट्रिक्शन है वो भी हम क्वेश्चन में साथ साथ चलते चलते डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ जो है ना वो हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ जो है ना हमारे पास अलाउड है करना, और क्या क्या चीज़ अब हमारे पास नहीं अलाउ होगी करना। ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने एक हेडिंग डालनी है, और सबसे पहले आपने इस टॉपिक का नाम लिखना है बिजनेस परचेज एंड मर्जर, और मैंने उसके नीचे एक बात लिखी है: अ बिजनेस कैन बी सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न बिजनेस। बिजनेस इस नजरिए से बेचा जा रहा है कि बिजनेस को क्या करना है, आगे चलाना है, प्रॉफिट में चलाना है। एक आपने पीछे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन पढ़ा हुआ है। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मकसद ये होता है कि बिजनेस को आगे आपको कंटिन्यू नहीं करना। पार्टनरशिप को क्या किया जा रहा है, डिसॉल्व। यहां भी कुछ ऐसा ही होगा आगे जाके। पार्टनरशिप डिसॉल्व तो होगी, मगर या तो किसी और पार्टनरशिप में मर्ज हो जाएगी, या तो कोई नई कंपनी में फॉर्म हो जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में? अब जरा थोड़ा सा एडवांस है। अच्छा सर, आप मुझसे पूछे सर ये टॉपिक के आने के चांसेस कितने हैं? मोर देन 75% चांसेस है पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। तो इस पर बड़ी मेहनत कीजिएगा। आखिर में एक लिमिटेड कंपनी पे बहुत मेहनत है, और एक इस टॉपिक पे बहुत मेहनत है कि ये जरूर आते हैं। ये पेपर के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं करा भी आखिर में इसलिए रहा हूँ, ज्यादातर पास पेपर्स भी इसी पे डिपेंडेंट है। लिमिटेड कंपनी और बिजनेस परचेज एंड मर्जर बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा। लिखा हुआ है सर, विच विल बिजनेस विल मेक लाइक टू कंटिन्यू टू ट्रेड ऑन। बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करेगा ट्रेड ऑन। ये बात मैंने आपको बाय डेफिनेशन यहाँ पे जो है ना ये लिख दी। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिए और मेरी बात को समझे। मैं जरा आपसे ना शुरू शुरू में ना इसके बारे में कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ टॉपिक के बारे में कि अब जरा पेन ड्रॉप करके ना मेरी बात 2 मिनट के लिए सुनिएगा। मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ, फिर उसके बाद आपको मेरी बात समझ में आएगी। हम बिजनेस को मर्ज या बिजनेस को खरीदने जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, मैं हमजा, मेरा एक बिजनेस है, मैं हमजा का बिजनेस बाय कर लेता हूं। कशफ और अलीना ने मिलकर एक पार्टनरशिप स्टार्ट की हुई है, और मैंने और हमजा ने एक बिजनेस किया हुआ है। हम दोनों अपनी पार्टनरशिप को कशफ और अलीना की पार्टनरशिप के साथ क्या कर दें, मर्ज कर दें। ऐसा भी कर सकते हैं हम, मर्ज कर दें, और ऐसा भी कर सकते हैं हम कि कशफ और अलीना का बिजनेस बाय कर लें, ये भी कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप बाइंग अनदर पार्टनरशिप एक केस हो गया। सोल ट्रेडर सोल ट्रेडर एक्वायर कर रहा है पार्टनरशिप को, या सोल ट्रेडर मर्ज हो रहा है पार्टनरशिप के साथ, ये भी केस हो गया। तो आपको कुछ केसेस समझ में शुरू में आ रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? मैं एज अ सोल ट्रेडर कोई और सोल ट्रेडर का बिजनेस बाय कर लूं या उसके साथ मर्ज हो जाऊं। अगर मैं किसी और का बिजनेस बाय कर लूंगा तो इसका मतलब है मैं एक्विजिशन पे चला जाऊंगा, उसका बिजनेस एक्वायर कर लिया मैंने। और अगर मैं उसका बिजनेस के साथ मर्ज हो जाऊं तो इसका मतलब है सर मैं पार्टनरशिप बिजनेस कन्वर्ट हो जाऊंगा। मैंने हमजा के बिजनेस के साथ मर्जर कर लिया, तो अब इसका मतलब है अब नए बिजनेस के दो पार्टनर्स हैं, तो इसका मतलब है अब क्या हो गया, अब पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। आ रही है बात समझ में? डिफरेंट केसेस हैं इसके। तो जितने केसेस बन रहे हैं हम एक एक करके उनके एक एक केसेस के बारे में ना बात करते चले जाएंगे। अब गौर से सुनते जाइएगा और देखिएगा मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं एंड में। अब आपको ये बात अब डिसाइड करनी है। यहां से देखें, मैं आगे जाके ये लिख तो दूंगा, लेकिन शुरू में ना आपने ये बात याद रखनी है। सोल ट्रेडर के तमाम केसेस आपके पास मौजूद हैं। सोल ट्रेडर बाइंग अनदर सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर मर्जिंग विद या लाइक मर्जर विद अ पार्टनरशिप। सोल ट्रेडर के साथ मर्ज कर जाए तो भी पार्टनरशिप, बात एक ही है। पार्टनरशिप बाइंग अ सोल ट्रेडर हो सकता है। पार्टनरशिप मर्जर्ड विद अ पार्टनरशिप, एक और पार्टनरशिप बन गई, ये भी आपके पास केस है। अरीब, गिव मी थम्स अप।
अरे आखिरी केस जो है ना जोहेर, वो गौर से सुनो, जो लास्ट केस है, इसके अलावा आप कोई केस आपके पास बिजनेस में नहीं है, आपके अकाउंटिंग में नहीं है। लिमिटेड कंपनी बाइंग अ सोल ट्रेडर, यस इन योर कोर्स। लिमिटेड कंपनी बाइंग अ पार्टनरशिप, यस इन इट इज इन योर कोर्स। सर लिमिटेड कंपनी ने लिमिटेड कंपनी के साथ मर्जर कर लिया, आपके कोर्स में नहीं है। मेरी बात समझ में आई? इसको अमलगमेशन बोलता हूं। दो कंपनीज मिल गई, अभी आपके कोर्स में नहीं है, यानी लिमिटेड कंपनी को बाय कर लेगी, अब ऐसा आपके कोर्स में नहीं आना। और ये मेरी बात समझ में? तो पास पेपर में आपको कभी क्वेश्चन मिल जाए कि ABC PLC हैज अ मर्जर विद CDE PLC, सो नहीं है आपके कोर्स में। और ये बात समझ में? वो अमलगमेशन का टॉपिक था, कुछ टीचर्स अब भी अमलगमेशन पढ़ाते हैं, कोर्स में नहीं है, तो मैं समझता हूँ आपको बिला वजह पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। आप खामखा कंफ्यूज हो गए कि क्वेश्चन कब आएगा, आएगा ही नहीं। बात समझ आई? तो इसका मतलब है सोल ट्रेडर वाले सारे केसेस हैं, पार्टनरशिप वाले सारे केसेस हैं, लेकिन कंपनी सिर्फ या तो सोल ट्रेडर को बाय करेगी या तो कंपनी पार्टनरशिप को क्या करेगी, बाय करेगी। अब हम इसमें कॉम्प्लेक्स केसेस निकालेंगे बात। और ये बात समझ, इसको हम कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये। अब सुनिए सर, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन के सबसे शुरू में, टॉपिक के शुरू में, उसका मतलब होता है सर परचेज कंसिडरेशन। मैं कश्यप का बिजनेस बाय कर लूं, मैं अरीब तुम्हारा बिजनेस बेटा बाय कर लूं, मैं कश्यप बेटा तुम्हारा बिजनेस बाय कर लूं, अगर मैं बिजनेस बाय कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब है उसके अगेंस्ट में तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। ऐसा ही होगा ना हमजा? मैं कोई भी चीज दुनिया में बाय करता हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कश्यप को क्या करूं, उस बात के पैसे दे दूं कि कश्यप अब तुम अपनी बिजनेस के सारे एसेट्स मुझे बेच दो। और कश्यप बोले कि सर मैं अपने बिजनेस के एसेट्स जो है ना वो इतने के बेचूंगी, तो मैं बोलूं ठीक है यार, इतने नहीं इतने के बेच दो, अग्रीमेंट हो गया, हम दोनों तय कर गए, हमने दे दिया बिजनेस, किसी को दे दिया और हमने किसी से बिजनेस से पैसे ले लिए। और ये बात समझ में, जितने अमाउंट का बिजनेस बिकता है ना, अमाउंट जो बिजनेस को बेचने के लिए इस्तेमाल होता है लीगली, उसको बोलते हैं सर अकाउंटिंग में परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन वो टोटल अमाउंट है जो कि किसी बिजनेस को बाय करने के लिए क्या किया गया है, पे किया गया। मैंने लिखा हुआ भी है, कंबाइनिंग दी एसेट्स ऑफ टू बिजनेसेस बाय, इसी से परचेज कंसिडरेशन। लेकिन अब सुने सुने, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, फिर सुने। अब गौर से सुने, अगर सोल ट्रेडर हूं मैं और मैं कश्यप का बिजनेस या अलीना का बिजनेस या हमजा का बिजनेस बाय करता हूं, अगर मैं सोल ट्रेडर हूं तो मैं आपका बिजनेस सिर्फ एक तरीके से बाय कर सकता हूं, आपको कैश दूं, बैंक से पैसे दूं और आपका बिजनेस बाय कर लूं। मेरे पास दूसरा तरीका नहीं है। पार्टनरशिप भी हूं तो भी मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं आपको कैश दूं और आपसे आपका बिजनेस बाय कर लूं। लेकिन अगर अलीना मैं कंपनी हूं ना, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सर कंपनी के आपके पास कैसे ऑप्शन हैं? कंपनी के आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आप दुनिया में किसी का भी बिजनेस बाय कर सकते हैं, इस बात के आपके पास 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1, मैं हमजा का बिजनेस बाय करूं, मैं उसे कैश दे दूं। मैं हमजा को बोलूं यार एक काम करो, तुम कैश छोड़ो तो मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो, तो हमजा बोलेगा अच्छा। हमजा बोलेगा ठीक है सर, आज से मेरा बिजनेस आपका, आप मुझे 20,000 शेयर्स दे दे अपनी कंपनी के। अब मैं आपको, आप बोलेंगे ये कैसी बात हुई, आपको कोई ट्विटर के शेयर्स देगा तो फौरन नहीं ले लेंगे? आपकी गली के कोने पे जो है, कहीं कोने पे फैमिली मार्ट खुला हुआ है, 2-2.5 करोड़ रुपए मुश्किल से लगाए हुए आपने उसमें जिंदगी की सारी कमाई, वो जो 2-2.5 करोड़ रुपए आपके लगे हुए, ट्विटर वाला आपको कहे मेरे 5,000 शेयर्स ले लो और ये अपना मार्ट मुझे दे दो, आप तो घर जाएंगे कागजात पे बगैर साइन किए ले आएंगे, रख लो 5,000 शेयर्स दे दो मुझे। एप्पल के शेयर्स मिल जाए आपको 25-30 हज़ार, तो आप क्यों नहीं देंगे भाई? तो इसका मतलब है कि सर आप कंपनी है अगर, तो आपके पास एक और ऑप्शन है किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को बाय करने का, कि आप उसको क्या इशू कर दें, शेयर्स। फिर कंपनी ये भी कर सकती है, कंपनी ये बोले यार मैं तुम्हारा बिजनेस बाय करना चाहता हूं मगर मेरे पास पैसे नहीं है, तो सामने वाला बंदा बोलेगा ठीक है 4 साल बाद दे देना, बिजनेस अभी बाय कर लो। तो जो कंपनी का मालिक होगा वो बोलेगा अच्छा तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, वो बोलेगा मुझे डिबेंचर्स दे दो इसके अगेंस्ट, तो मुझे, मैं 5 लाख का मेरा बिजनेस है, 5 लाख रुपए भी मेरे वापस करना, प्लस मुझे उस पर इंटरेस्ट भी दे देना कुछ। अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस ले लो, चला लो। अब लेकिन लास्ट बात सुनिए सर, जरा बोर्ड देखें गौर से और इस बात को समझिएगा। किसी भी बिजनेस को अगर कंपनी बाय कर रही है तो उसके पास 4 ऑप्शन हैं। या तो वो कैसे पे करें, कैश, या तो वो कैसे पे करें, शेयर्स, या तो वो कैसे पे करें, डिबेंचर्स, और आखिर में या तो वो इनका कॉम्बिनेशन पे कर दे। जैसे ट्विटर को, जब ट्विटर को इलॉन मस्क ने बाय किया तो उससे कहा था कि 3 मिलियन डॉलर्स कैश ले लो, 3.3 मिलियन डॉलर्स के जो हैं वो शेयर्स ले लो, 33,100,000 कुछ शेयर्स थे वो ले लो, स्टॉक उन्होंने सेल किया।
और डिबेंचर भी दिया उन्होंने उसको उस वक्त उसको। तो ट्विटर ने जिस सीईओ ने कंपनी बेची उसने नुकसान में नहीं बेची है, उसने बेसिकली टेस्ला के शेयर्स बाय किए। तो ये भी एक बहुत मर्जर, लेकिन कंपनी तो मेरी, तो मेरे पास से ओनरशिप तो चली गई ना। इसको तुम एक्विजिशन बोलो, वर्ड सही हो जाएगा। ये मैंने एक्विजिशन कर लिया। और ये बात समझ में, तुम इसे मर्जर इस तरह बोल रहे हो ना, लेकिन देखो कभी भी इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस क्या अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के साथ मर्ज हो सकता है? नहीं, लीगल हैसियत ही नहीं है ये। इसीलिए जब भी कंपनी सोल ट्रेडर को बाय करेगी, या तो बाय करेगी या तो उसका बिजनेस बंद कराएगी, अपने शेयर दे देगी। एक और कोई और तरीका ही नहीं है ना। अब सुनिए सर, तो इसका मतलब है सर, अब देखिए मैं आपको एक तरीकेकार बताऊं। इसका मतलब है एक फॉर्मूला तो हम शुरू में ही याद कर लेते हैं, पीसीज परचेज कंसिडरेशन। ये ऊपर जो लिखा है हमने परचेज कंसिडरेशन, यहाँ जो टॉप पे लिखा हुआ है हमारे पास, परचेज कंसिडरेशन का यानी एक फॉर्मूला बन गया। वो क्या सर? या तो आप कैश से कोई चीज खरीदेंगे, या तो सर आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से कोई चीज खरीदेंगे, है ना, या तो आप सर प्लस कर देंगे सर, या तो आप किसके थ्रू खरीदेंगे सर? आप डिबेंचर्स के थ्रू खरीदेंगे। तो सबसे पहली चीज तो क्या चीज यहां पे क्रिएट की गई? क्रिएट की हमने आके परचेज कंसिडरेशन का फॉर्मूला। यही सबसे, ये बेस है पूरे टॉपिक की। हर क्वेश्चन के स्टार्ट में पहले परचेज कंसिडरेशन पे ही बात होगी। तो परचेज कंसिडरेशन इज कैश प्लस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स। कॉपी कर लें सर इसको। आई होप अरीब समझ में आ रही है बात। गिव मी थम्स अप। कॉपी कर लीजिए, फिर हम सर आगे बढ़ेंगे। डन। फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखना है, असल में सारा काम फॉर्मूले का है। दोनों कंपनी का ऐड होंगे। ये वो कंपनी है जो कि खरीद रही है, उसकी बात हो रही है अभी तक बस। जो कंपनी बिक रही है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की मैंने। उसके बारे में मैं केसेस में बात करता जाऊंगा। डन। अरीब आगे बढ़ूं? डन। अब सुने, आज की क्लास में अगर आपने जो अब बात आपसे करने जा रहा हूं ना, अगर आपने वो बात सीख ली तो बस फिर आप समझ लीजिए कि आपको ये टॉपिक तो समझ आ गया। पहले तो एक बात को ना, जिसको मैं बताने की पहले पहले तो मैं आपके, क्योंकि कोर्स के अंदर ना एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझाना बहुत ज़रूरी है शुरू में। ये सारे केसेस हैं, ये मैं आपको एक एक केसेस करके सेंड कर दूंगा, आप क्लास से पहले ही कॉपी कर लेंगे इनको। अभी भेज रहा हूँ मैं आपको कुछ केस। तो पहले तो आते हैं यहाँ, देखते हैं सर हमें इस टॉपिक के साथ यहाँ पे मैच किस चीज़ को करना है। सबसे पहले तो सर एक चीज़ ये, अब एक जर्नल सी डिस्कशन करते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि सर हमारे पास, मैं इनको भी यहाँ से अगर मिटा दूँ तो अच्छा हो जाएगा। ये मैं आपको लिखवा दूंगा खुद ही। सबसे पहले तो आ जाते हैं सर, दुनिया में कभी भी किसी चीज़ को बेचने के जनरल प्रिंसिपल के बारे में आज बात करते हैं। दुनिया में कभी भी किसी चीज़ को बेचा जाता है तो उसका एक जनरल प्रिंसिपल है। क्या होता होगा अली ना, किसी चीज़ को बेचें उसका जनरल प्रिंसिपल क्या होता होगा? मैं आज अपनी गाड़ी बेचूं, क्या प्रिंसिपल है इस बात का? क्या क्या करते हैं? अकाउंटिंग अकाउंटिंग छोड़ें, जनरल प्रिंसिपल बताएं। कभी भी दुनिया में किसी चीज़ को बेचोगी अली ना, तो कैसे बेचोगी? ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसकी।
आप मार्केट कैसे करने जा रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ बिक रहा है, आपके सामने बाहर खड़ा है अलीना, एक गोल्ड की रिंग ले जाऊं और मैं ले जाके सामने जो है ना वो ज्वेलर के सामने रख दूं, बायर एंड सेलर सामने खड़े हैं, व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल? क्या होता होगा कश्यप, जैनब क्या करते हैं? बार्गेनिंग होती है ना, वो अपना प्रॉफिट देख रहा होता है, आप अपनी सेफ्टी देख रहे होते हैं, कुछ होता है ना ऐसा? अच्छा, क्या इससे पहले एक जनरल प्रिंसिपल ये होता है, मेरे पास एक 1.5 1.6 एल्टिस है करोला, मेरे पास एक फॉर्च्यूनर है 2.8 सिग्मा, जो भी है गाड़ी है, जो भी गाड़ी है, मैं उसे बेचने से पहले पहले एक बार उसकी मार्केट वैल्यू निकलवाऊंगा, निकलवाऊंगा ना? बाजार में बेचने बेचने से जाने से पहले पहले मैं ये देखूंगा कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और फिर जब मैं बाजार में ले जाके उस एसेट को बेचूंगा या मार्केट में ले जाके उस एसेट को बेचूंगा तो मुझे उसकी एक फेयर वैल्यू पता लगेगी। सर फेयर वैल्यू क्या चीज होती है? फेयर वैल्यू कहते हैं उस एग्जैक्ट डेट के ऊपर उस गाड़ी की एग्जैक्ट कंडीशन की बात। एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लास से, मेरे पास, हमजा के पास, कशफ के पास, अरीब के पास सेम गाड़ियां। कशफ ने अपनी गाड़ी अंदर से पिंक विंक पर्पल वर्पल करा ली, गर्ल्स वर्जन। हमजा भाई ने बॉयज वर्जन, अंदर कोई स्केलेटन्स बने हुए चारों तरफ और तबाह किया हुआ है गाड़ी को। सर नुमान की गाड़ी पे जो है वो अंदर से सिर्फ डार्क ब्लैक कलर के लेदर ही चढ़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं, और बिल्कुल जैसी गाड़ी है बेसिक प्लेन वैसी ही रहती है वो। अरीब भाई ने थोड़ी और बेहतर कर ली, कशफ की गाड़ी सबसे बेहतरीन कंडीशन की है वही 1.6। कंपनी ने हम चारों लोगों को यही गाड़ी एक ही वक्त में एक ही मॉडल दिया था। वो सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी, ये जो थे मार्केटिंग थे, ये फाइनेंस थे, एक जो थे वो HR थे, सबको अपनी अपनी गाड़ियां मिली, लेकिन मिली सेम गाड़ी। 4 साल हम सबने गाड़ियां चला ली, सबकी गाड़ियां जो है ना वो अब सेम कंडीशन की नहीं है। और ये बात समझ में, 4 साल चलने के बाद जवाब दें, क्या उन 4 साल चलने के बाद उनकी बुक वैल्यू सेम होगी? सवाल बड़ा अच्छा है, अब अकाउंटिंग आ गई। जवाब दीजिए, क्या 4 सालों के बाद कशफ ने बहुत अच्छी गाड़ी रखी, सर नुमान ने एवरेज रखी, हमजा भाई ने ड्रिफ्टें मार मार के उसको बर्बाद कर दिया? जवाब दें, क्या इन्होंने जितनी भी ड्रिफ्ट की हो, क्या हमारी बुक वैल्यू में कोई फर्क है? नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि डेप्रिसिएशन सब पे क्या लगेगी? सेम, क्योंकि पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिमेन व्हाट कंसिस्टेंट ना, तो कंसिस्टेंसी के साथ लगी हुई है, बुक वैल्यू हमारी सेम है। लेकिन जवाब दें, हमने जाके पता किया मार्केट में कि यार 1.6 एल्टिस कितने की बिक जाएगी, तो हमें मार्केट वैल्यू पता लग गई। लेकिन अब गए हम गाड़ियां बेचने, ये चारों, बॉस ने कहा है तुम चारों अपनी अपनी गाड़ियां बेचो, अब मैं तुम्हें सिविक दे दूंगा सबको 1.8। तो अब बॉस जब ये कह रहा है तो हम गाड़ियां बेचने का, जवाब दें, क्या सबकी गाड़ियों की फेयर वैल्यू सेम लगेगी या अलग अलग? अलग अलग। फेयर वैल्यू कहते हैं उसको जो उस वक्त मार्केट में उसकी कंडीशन होती है। और ये बात समझ में? तो अब जवाब दें, अगर मैं ये TCR बेच दूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये TCR बेच दूं तो सारे प्रोजेक्टर एक वैल्यू के बिकेंगे? नहीं ना, सारे प्रोजेक्टर की हो सकता है बुक वैल्यू सेम हो। अगर मैंने सेम डेट पे सेम टाइम पे खरीदे हो, सेम डेप्रिसिएशन अप्लाई किया हो, तो सर क्या हो रहा होगा? सर सारी प्रोजेक्टर तो सारी सेम वैल्यू के होंगे, लेकिन क्या सबकी फेयर वैल्यू सेम होगी? नहीं। वो जो आप रूम 3 में स्क्रीन देखते हैं, जाहिर सी बात है वो तो मैं इतनी की नहीं बेचूंगा जितने का प्रोजेक्टर बेचूंगा, उसको तो मैं ज्यादा का बेचूंगा। आ रही है बात समझ में? अब जरा ये पढ़िए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। The assets bought are often not stated at the same value in the purchasing limited company's book as they were stated in the selling business books। ऐसा ही है ना, मैं जिसको जो चीज बेचूंगा उसको मैं जितने की बेचूंगा वो अपनी बुक में उतने का रिकॉर्ड करेगा। मैंने कश्यप को कोई एसेट बेचा, उसको मैंने 2 लाख का बेचा, तो कश्यप अपने पास उसे 2 लाख से डेबिट करेगी, लेकिन मेरी बुक में वो 50,000 का है, क्योंकि मेरे पास तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी है। आ रही है बात समझ में? तो मेरी बुक्स में जो बेच रहा है उसकी बुक में जो वैल्यू है वही वैल्यू परचेजर की बुक में होना कभी भी नहीं होगा, ऐसा चेंज होगी वैल्यू। मैं अलीना को आज कोई एसेट बेचूं, मैंने खरीदा था एसेट फर्ज करो 20 लाख का, मैं अलीना को बेच रहा हूं वो फर्ज करो 12 लाख का, लेकिन मेरी नेट बुक वैल्यू अपने पास उसकी 5 लाख मौजूद है। तो मेरी बुक वैल्यू 5 लाख है, मैं अलीना को बेच रहा हूं 1.2 मिलियन का, तो अलीना अपने पास कितने का रिकॉर्ड करेगी? 1.2 मिलियन का। वैसे भी मैं अपनी बुक वैल्यू क्यों दिखाऊंगा इसको? आ रही है बात समझ में? नहीं? तो इसका मतलब है सर ये जो पहला प्रिंसिपल है ये सही है ना, जनरल प्रिंसिपल ये होता है, हम हमारे पास उस एसेट की जो वैल्यू होती है हम उतने की वो चीज दूसरे को बेचते नहीं है, दूसरा जितने में वो खरीदता है अपने पास वो उतनी की रिकॉर्ड करता है। ये पहला प्रिंसिपल हो गया ना। लेकिन इसके नीचे प्रिंसिपल की रीजन लिखा है। रीजन क्या है? रीजन ये कि जिस वक्त जो बंदा जो एसेट खरीदेगा वो उसको उसकी फेयर वैल्यू पे खरीदेगा। मैं आज कोई चीज खरीदूंगा तो मैं मार्केट वैल्यू पे थोड़ी खरीदूंगा। कोई आगे मुझे बोल दे सर गाड़ी 30 लाख की आप ले ले, तो मैं 30 लाख की थोड़ी ले लूंगा। मैं पहले जाऊंगा उसे चेक करूंगा, उसके एक्सीडेंट्स तो नहीं है, क्या उसमें कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम तो नहीं है, मैकेनिकल कोई वर्क तो नहीं है। अगर ये सब है तो मैं उसकी वैल्यू 30 लाख नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं बोलूंगा यार 22 लाख की, 23 लाख की, 25 लाख की दो। आ रही है बात समझ में? तो पहला प्रिंसिपल क्या निकला? जितने का एसेट बेचने वालों की बुक्स में होता है,
खरीदने वाले की बुक्स में एसेट उतने का रिकॉर्ड नहीं होता। आ रही है बात समझ में? ये अरीब मेरी बात समझ में? अरीब कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कॉपी कर लें पहला प्रिंसिपल। कहानी क्या समझे? फिर से बोलो। असल तो बात आपको 10 मिनट में आखिरी की सिखानी। कहानी क्या समझे? मेरी बुक में जो चीज़ जितने की है, जो बंदा खरीद रहा है उसकी बुक में वो चीज़ उतने की नहीं जाएगी। वो अपनी वैल्यू पे खरीदेगा, वो अपनी वैल्यू रिकॉर्ड करेगा और मैं अपनी वैल्यू देखूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये जो बात मैंने आपसे कही इसका मतलब क्या है सुने, लिख लें पहले, मैं आपको एक बात समझाऊं। अगर आपने ये बात पिकअप कर ली ना लास्ट 10 मिनट्स, आपने कमाल का काम कर दिया। फिर ये आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। हर बिजनेस जब भी बेचा जाता है तो बिजनेस हमेशा ना एक चीज से कंपेयर किया जाता है। वो सुनिएगा वो क्या। जब भी कोई बिजनेस बेचा जाता है वो हमेशा एक चीज निकालता है अपने बिजनेस की। वो क्या निकालता है सर? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का ना सर एक फॉर्मूला है। सर नेट एसेट्स का फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ये सर एक उसका ना एक किसी भी नेट एसेट्स का ना फॉर्मूला है, राइट? लिख लें। नेट एसेट्स नहीं आते। नॉन करंट लाइबिलिटी मैं अपनी किसी को नहीं बेच सकता, मुझे पे ऑफ करनी है। करंट लाइबिलिटी बेच सकता हूँ, मैं अपना सप्लायर दूसरे को दे सकता हूँ, भाई तुम पेमेंट कर देना इसका। बैंक ने मुझे लोन दिया, वो मुझसे ही वापस लेंगे, तुमसे नहीं लेंगे। फिर तब भी बिजनेस तो बंद ही हो रहा है ना। जो एक्वायर कर रहा है, अगर वो बिजनेस एक्वायर कर रहा है तो उसके नाम पे बाद में सोचा जाएगा। ये क्यों लेगा कोई? तसव्वुर करो, कभी मैंने एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले शख्स को लाइबिलिटी दी थी। मैंने एक हमजा को लाइबिलिटी दी थी और हमजा था सोल ट्रेडर। मैं तो उसके घर का सारा सामान बेच के भी पैसे निकाल सकता हूँ। और अब हमजा अपना बिजनेस एक कंपनी को बेच रहा है, तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड से किस में कन्वर्ट हो गई? लिमिटेड में। तो मेरा तो रिस्क बढ़ गया, मैं तो हमजा ही से पैसे लूंगा। समझ रहे हो बात को? ये मैंने हमजा को बेचा, तुम बोल रहे हो ना सर लाइबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे बिजनेस में, वो भी है क्वेश्चन में, वो आएगा, वो दिखाऊंगा बाद में। लेकिन मैं क्यों चाहूंगा ऐसा? मैं तो यही चाहूंगा ना हमजा मुझे पैसे वापस करे। क्यों? क्योंकि मैं हमजा के सारे तमाम पर्सनल एसेट्स बेच बाच के पैसे तो निकाल सकता हूँ। कंपनी से पैसे कैसे निकालूंगा? कंपनी तो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर। डन, यहां तक बात लिख ली सर। पहले तो ये सुनिए सर, नेट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स और माइनस कर दिया आपने सर क्या? करंट लाइबिलिटी। ठीक है। अच्छा अब जरा नेट एसेट्स की जरा बात को, तसव्वुर को समझे। नेट एसेट्स दो तरीके के होंगे। एक नेट एसेट्स वो होगा जो, देखिएगा, नेट एसेट्स दो होते हैं सर। एक वो नेट एसेट होता है जो सर रीवैल्यूड अमाउंट होता है। सर ये कब होता है सर रीवैल्यूड अमाउंट? वो होता है, सुनिएगा, 1 मिनट सुनिएगा फिर बात को समझिएगा। रीवैल्यूड अमाउंट होगा
और एक नेट एसेट्स वो होंगे जो कि नेट बुक वैल्यू होंगे। सर ये दो अलग अलग कैसे होंगे? जिसने बिजनेस खरीदा उसने एसेट्स को खरीदने से पहले उसको रीवैल्यू किया। आ रही है बात समझ में? अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं अभी थोड़ी देर पहले कि कोई गाड़ी 1.6 मिलियन डॉलर्स की है और अगर मैं उसे खरीदने जा रहा हूं 1 पॉइंट लाइक फर्ज करें 1.9 मिलियन की, तो जवाब में रीवैल्यूड अमाउंट क्या है? 1.9 मिलियन। तो 1.9 मिलियन की मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1.6 या 1.9? 1.9। अब जरा तसव्वुर कीजिए मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं। कोई भी दुनिया का बिजनेस एसेट, एक एग्जांपल दे रहा हूं सुनिएगा। शुरू में ना थोड़ा सा आपको जरा सुनने अकाउंटिंग सुनने में अच्छी नहीं लगती, जब तक की ना जाए। कल करेंगे इसको सॉल्व तो आपको आसानी से समझ में आएगी बात। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप इस पूरे टीसीआर के एसेट की अगर बात करें ना, तो मैं सच बता रहा हूं मैं इसके सारे पैसे रिकवर कर चुका हूं। अगर मैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इस एसेट को डेप्रिशिएट करूं तो टीसीआर हैज ऑलरेडी बीन रिकवर्ड। 1.5 करोड़ रुपए की सारी असामी में रिकवर कर चुका। अब बोलोगे इतना पैसा लगाया कहाँ गया? पैसा कहाँ गया वो समझ रहे हैं आप, डेप्रिशिएट हो गया। और ये बात समझ में, आज अगर मैं इस एसेट को बेचूं तो मुझे मिल जाएंगे इसके 2-2.5 करोड़ रुपए और। तो एक ऐसा एसेट जिसकी फर्ज करें बुक वैल्यू 30 लाख थी, अब आपने उसको बेचा, मार्केट में एक बंदा आया इसको खरीदने के लिए, वो गया पहले वो एक रीवैल्यूएटर को लेके आया, उसने बोला एसी कितने के, उसने बताया 60 लाख के हैं, 70 लाख के हैं, फिर एक सारी चीजें सारे एसेट्स टोटल हो गए। एसेट्स का टोटल बना फर्ज करें 1 करोड़ रुपए। वो बंदा आया उसने कहा यार 1 करोड़ बनते हैं तुम्हारे, तुम ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, टीसीआर के 1 करोड़ नहीं लूंगा मैं। 1 करोड़ तो एसेट की वैल्यू है, टीसीआर के भी 1 करोड़ लूंगा मैं। मेरा बिजनेस जो नाम है उसके पैसे भी तो दो मुझे। तो मैं 1.9 वाला एसेट जो है ना, मैं 1.9 का नहीं बेचूंगा। सर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपको लड़कियों को ना जरा ये कार वाली एग्जांपल में ना कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन है ये जेन्युइन कार से रिलेटेड सब कुछ। 2 लाख 2 मिलियन वाली गाड़ी आपने सुना है यार मैंने थोड़ी सी महंगी ले ली, इसलिए महंगी ले ली यार इसकी कंडीशन बड़ी मिंट है। आप आईफोन लेते हैं, लड़कियों को ये समझ में आ जाएगा। आईफोन लें सर, एक बंदा आईफोन बेच रहा है, वैल्यू है फोन की 2 लाख। आप आईफोन लेने गए, आपको 2,20,000 रुपए का दे रहा है, कह रहा है भाई मैं ये फोन ना 2,20,000 का ही दूंगा। आप बोलेंगे यार 20,000 रुपए ज्यादा क्यों ले रहे हो? बोलेगा भाई इसकी बैटरी लाइफ 100% है, सिम कभी लगी नहीं है, नॉन एक्टिव फोन है, कभी स्टार्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान में पहली बार आया, आपको लेना 20,000 ज्यादा का ले लो। क्या आप जवाब दीजिए, लेंगे ना फोन? अगर आपको 20,000 है आपके पास, आप नया फोन लेना चाहते हैं तो आप ले लेंगे। बात समझ आ रही है? तो समटाइम्स कुछ लोग अपने एसेट से भी ज्यादा की चीज बेचते हैं। आ रही है बात समझ में? तो अब गौर से देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर आपने ये बात पिकअप कर ली ना, आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। अगर परचेज कंसिडरेशन में से, यहां लिखता हूं, अगर आप परचेज कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स माइनस करें और नेट एसेट्स अगर आप रीवैल्यूड अमाउंट माइनस करें, तो सर आपको बिजनेस की क्या पता चल जाएगी? आपको बिजनेस की पता चल जाएगी गुडविल। क्या पता चलेगी सर? गुडविल। आपने किसी भी बिजनेस को उसके एसेट से भी ज्यादा का खरीद लिया, तो कोई वजह होगी ना खरीदने की। केएफसी आपको बोले मेरा किचन $500,000 का है, 500,000 का है, और आपको वो बेचे तो वो $500,000 के किचन की वैल्यू पे थोड़ी बेचेगा। वो बोलेगा केएफसी के नाम के भी पैसे दो भाई। असल तो बल्कि आप ये बोलोगे एसेट तो कहीं नहीं होगा, केएफसी के जो नाम की वैल्यू होगी। तो मैंने ये कहा आपने किसी बिजनेस को उसके पैसे पे किए परचेज कंसिडरेशन और उसके एसेट से ज्यादा की वैल्यू पे किए, तो जवाब दीजिए सर। तो इसका मतलब है आपने सामने वाले बिजनेस को किस पे खरीदा? आपने सामने वाले बिजनेस को उसकी किस चीज पे खरीदा? उसकी गुडविल के ऊपर खरीदा। मेरी बात समझ में आ गई है? कंफर्म है? बात क्लियर है? दूसरी बात सुन लें, जो बिजनेस बेच रहा है परचेज कंसिडरेशन माइनस क्या करेंगे उसमें से? नेट एसेट्स। मगर वही नेट एसेट्स अगर आप किसके ऊपर माइनस कर दें साहब? माइनस कर दें उसको नेट बुक वैल्यू पर। तो जवाब दीजिए आपको क्या मिलेगा? सर आपको उससे मिलेगा, यानी अगर मैंने इन दोनों चीजों को माइनस किया तो मुझे पता चलेगा सर बिजनेस को जिसने बेचा है उसको क्या मिलेगा, उसको गेन मिलेगा या लॉस मिलेगा। ये दो फॉर्मूले हमेशा याद रखिएगा। फिर दोबारा से बोलें सर, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लिख लें ये फॉर्मूले। कल की क्लास में कल वाली बात सेकंड प्रिंसिपल से करेंगे। पहले तो मेरी बात ये सुने जो मैं कह रहा हूं आपसे। पहला प्रिंसिपल क्या बताया मैंने आपको? वो बंदा जो खरीद रहा है वो ये देखेगा मैंने कितनी गुडविल पे चीज को खरीदा है ना। गुडविल कैसे निकलती है सामने देखो, परचेज कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स माइनस करेंगे। माइनस तो हमेशा परचेज कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स को ही करेंगे। मगर देखिए एक दफा किसको कर रहा हूं? रीवैल्यूड को। दूसरी दफा किसको कर रहा हूं? बुक वैल्यू को। जब रीवैल्यूड अमाउंट को माइनस कर रहा हूं तो क्या निकल रही है? गुडविल। और जब बुक वैल्यू को माइनस कर रहा हूं तो क्या निकल रहा है सर? आ रही बात समझ में? तो ये दो फॉर्मूले हमने आज के सीखे सर, इसको कॉपी कर लीजिए। कल की क्लास में इसकी पहली इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी सर। कल की क्लास 2:30 है। ट्यूसडे वाली क्लास भाई 2 बजे है। और हो सकता है मैं आपकी ना थर्सडे वाले दिन भी ना नहीं ले सकता ना क्लास। थर्सडे को तो 2 बजे से मैं हूं नहीं यहाँ पे।
लेकिन फिर भी मैं अब ट्राई करूंगा इस वीक में आपकी एक एक्स्ट्रा और क्लास लूंगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीक में मेरा काम इसका ना परचेज कंसेप्ट ये वाला चैप्टर भी मेरा खत्म हो जाए, ताकि जब हम वापस आए तो हम थ्योरी पढ़ें ईद के बाद। नहीं अभी कल टेस्ट नहीं होगा, रुक जाओ मेरी बात सुनो सब लोग, रुक जाइए 2 मिनट, नीचे बच्चे तो नहीं आए ना अभी, चल सकती है ना क्लास? आ गए? सही है रुक जाए 2 मिनट। सर इसकी आपने सबने एक पिक्चर लेनी है सर, इसको कॉपी करके आइएगा कल की क्लास में। इसकी पिक्चर लेके अरीब जरा ग्रुप पे शेयर कर दो, अरीब कर रहा है, रुक जाओ, अरीब ऑनलाइन है ना, आराम से कर देगा। अरीब बेटा ग्रुप पे इसकी पिक्चर शेयर कर दो, आपने ना ये कॉपी करके आना है। और अगर आपकी कोई क्लास नहीं है अभी तो आप बैठे बैठे अभी कॉपी कर लो, फिर निकल जाना यहाँ से क्लास से। डन है? डन है, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर।